तो आइए हम पार्ट 3 को जानें। पार्ट 3 अवार्ड बन जाने के बाद भूमि का अवार्ड बन गया, पुनर्वास का अवार्ड बन गया। अब अवार्ड बन जाने के बाद की स्थितियों को हम समझेंगे। धारा 32 में ये प्रावधान है कि यदि कोई त्रुटि हो गई इन अवार्डों में, कोई लिपिकीय त्रुटि हो गई, कोई गणितीय भूल हो गई, तो उसको सुधारना। उसको सुधारने के अधिकार जो है वो 6 माह के अंदर अंदर ऐसी त्रुटि को स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन देने पर, दोनों ही परिस्थितियों में ऐसी लिपिकीय और गणितीय भूलों को सुधारा जा सकता है। अवार्ड बनाया हमारा एज ए कलेक्टर अनुभागीय अधिकारी ने। जैसा कि हमने पार्ट 1 और 2 में समझा कि पूरी भूअर्जन एक्टिविटी में जो जिला कलेक्टर है वो सरकार की कैपेसिटी से काम करते हैं और जो अनुभागीय अधिकारी है वो कलेक्टर की कैपेसिटी से काम करते हैं। तो कलेक्टर के द्वारा अवार्ड बनाया, मतलब अनुभागीय अधिकारी के द्वारा। अब यदि कोई त्रुटि है तो धारा 32 के तहत 6 माह के भीतर भीतर वो ऐसी लिपिकीय त्रुटि या गणितीय भूलों को वो सुधार सकता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको सुनवाई का मौका देना। धारा 36 में ये प्रावधान दिया गया है कि कलेक्टर के अधिनिर्णय दिए जाने के पहले, कलेक्टर द्वारा अवार्ड पारित किए जाने के पहले, कलेक्टर मतलब अनुभागीय अधिकारी के द्वारा अवार्ड पारित किए जाने के पहले, जब भी कभी समुचित सरकार को, समुचित सरकार का आशय यहाँ अगेन जिला कलेक्टर से लगे कि वो क्या हो रहा है, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, इसके लिए वो अनुभागीय अधिकारी से फाइल बुलाकर वो उसको देख सकेंगे, अवलोकन कर सकेंगे और जैसा उचित समझे वैसा डायरेक्शन भी दे सकेंगे। ये बात जो है वो धारा 36 में कही गई है। साथियों, अवार्ड बन गया, कोई त्रुटि है तो उसका भी सुधार हो गया। अब अवार्ड कब अंतिम कहलाएगा? संपूर्ण कार्रवाइयों का सार और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितनी रकम तय हुई है इसकी जानकारी आम जन के लिए खुली रहेगी और इस प्रयोजन के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाने के बाद अवार्ड जो है वो अंतिम माना जाएगा। मतलब पब्लिक डोमेन में यदि अवार्ड को आपने डाल दिया तो अवार्ड फाइनल हो गया। अवार्ड बन गया, कोई करेक्शन तो वो भी हो गए और उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया। अब बात आती है कब्जा लेने की। धारा 38 में अर्जित भूमि का कब्जा लेने के प्रावधान दिए हैं। धारा 38 ये कहती है कि अधिनिर्णय की तारीख से 3 माह के भीतर प्रतिकर देना है। अधिनिर्णय की तारीख से 3 माह के भीतर मुआवजे का भुगतान करना, 6 माह के भीतर दूसरी अनुसूची के तहत जो पुनर्वास पैकेज बनाया गया है उसकी राशि देना, और जब अवार्ड की राशि और पुनर्वास पैकेज की राशि ये दोनों दे दी जाएगी तब जमीन का कब्जा लिया जा सकता है। मतलब कब्जा लेने के पहले भूमि और संपत्ति की राशि प्लस पुनर्वास पैकेज ये दोनों भुगतान करना होगी। साथियों, धारा 38 में यह भी प्रावधान है कि यदि बसाहट की कोई स्थिति बनी तो तीसरी अनुसूची में जो जो सुविधाएं बताई हमने, स्कूल, अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, रोड, बिजली, टॉयलेट, ये गांव में जो जो फैसिलिटी होती है वो सारी फैसिलिटी अवार्ड पारित करने के 18 महीने के भीतर भीतर पूरी हो जाना चाहिए। टाइम लिमिट है उसकी। और यदि सिंचाई परियोजना के लिए ज़मीन ली है, किसी हाइड्रल प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन ली है और कोई एरिया डूब में आ रहा है तो डूब में आने के 6 माह पहले हमें ये पुनर्वास का कार्य पूरा करना है। तो इस तरह से धारा 38 में
भूमि का कब्जा लेने और राशि का वितरण करने की बात कही गई है। अवार्ड की राशि 3 महीने में, पैकेज की राशि पुनर्वास पैकेज की राशि 6 महीने में, बसाहट स्थल पर सुविधाओं का विकास 18 महीने में करना है और डूब की स्थिति में डूब की तारीख से 6 महीना पहले सारा बरसात स्थल को कंप्लीट कर देना है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि भूमि अवार्ड के बाद त्रुटियों को सुधारने, मुआवजा और पुनर्वास पैकेज देने के बाद कब्जा लिया जाता है और सभी प्रक्रिया पारदर्शिता से सार्वजनिक की जाती है। साथियों, धारा 40 में एक अर्जेंसी क्लॉज के बारे में भी व्यवस्था है कि किन परिस्थितियों में सरकार अर्जेंसी क्लॉज लगाकर भूमि का अर्जन कर सकती है। धारा 40 में प्रावधान है कि भारत की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं ऐसे किसी विषयों के लिए यदि भूमि का अर्जन करना है तो इन विषयों का अर्जन के लिए हम धारा 40 का इस्तेमाल करके और अर्जेंसी क्लॉज लगा सकते हैं। जब अर्जेंसी क्लॉज लग जाएगा तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार के निर्देश पर कलेक्टर धारा 21 की इंडिविजुअल सूचना जारी करने के पश्चात कभी भी कब्जा ले सकता है। उसे अवार्ड पारित करने की और पैसा भुगतान करने की और 3 महीने 6 महीने रुकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही धारा 11 और धारा 19 के नोटिफिकेशन हुए और धारा 21 की सूचना जारी हुई, उसके बाद वो कब्जा ले सकता है। लेकिन कब्जा लेने के लिए कुछ शर्तें दी गई है। भवन व मकान का कब्जा 48 घंटे का नोटिस देकर ही ले सकते हैं। कब्जा लेने के पहले 80% राशि अनुमानित प्रतिकर की वो एडवांस भुगतान करना पड़ेगी। बिना अनुमानित प्रतिकर के 80% राशि का भुगतान किए हम कब्जा नहीं ले सकते हैं। अर्जेंसी क्लॉज लगाने पर सरकार को एक अधिकार और प्राप्त हो जाता है कि धारा 2 से 6 के उपबंध लागू नहीं होंगे। मतलब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी की आवश्यकता ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं होगी। साथ ही साथ ऐसे प्रोजेक्ट में धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद धारा 19 की अधिसूचना कभी भी प्रकाशित की जा सकती है। धारा 11 की अधिसूचना के बाद जो 60 दिन का आपत्तियां लेने का समय है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अर्जेंसी क्लॉज केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं ऐसे विषयों पर भी सीमित है और ऐसे विषयों में फिर टाइमलाइन कम हो जाती है, परंतु 80% राशि कब्जा लेने के पहले देना और जहां अर्जेंसी क्लॉज लगा वहां पर जो मुआवजा बन रहा है उसका 75% अतिरिक्त पैसा देना होता है। किसी व्यक्ति का मुआवजा 1 लाख बना तो उसको 1,75,000 रुपये देना होगा क्योंकि अर्जेंसी क्लॉज लगा। अर्जेंसी क्लॉज में कुल मुआवजे का 75% अतिरिक्त भुगतान होगा। लेकिन जो अर्जेंसी क्लॉज के प्रावधान है वो बहुत सीमित परिस्थितियों में ही उपयोग किए जा सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि अर्जेंसी क्लॉज केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में लागू होता है, जिसमें भूमि अर्जन जल्दी किया जाता है और मुआवजा 75% अतिरिक्त मिलता है। साथियों, जब भूमि का अर्जन होता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी धारा 41 में विशेष प्रावधान किए गए हैं और वो विशेष प्रावधान ये है कि भूमि का अर्जन यथासंभव अनुसूचित क्षेत्रों में, शेड्यूल्ड एरिया में नहीं किया जाए और यदि करना है तो अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए, मतलब वहाँ ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और यदि करना ही है तो करे, मनाही नहीं है। किंतु जब शेड्यूल्ड एरिया में भूमि का अर्जन करना है तो फिर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की पूर्व सहमति ली जाए, पैसा एक्ट जो हमारा है उसके तहत कंसेंट ली जाए, फिर अधिग्रहण एजेंसी की ओर से एक पुनर्वास विकास योजना तैयार की जाए, फिर कंपनसेशन की 1/3 राशि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एडवांस दी जाए और शेष राशि कब्जा लेने के बाद दी जाए, लेकिन 1/3 अमाउंट एडवांस दें। फिर
अजजा के लोगों को सामान्यतः यदि बसाने की स्थिति बनी तो शेड्यूल्ड एरिया में ही बसाया जाए, शेड्यूल्ड एरिया के बाहर उनको न ले जाया जाए। अनुसूचित जनजाति के लोगों को सामुदायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एक अलग से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाए। मछली पकड़ने के यदि इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो वो अधिकार दिए जाएं। और यदि किसी कारण से जिले के बाहर बसाना है उनको तो 25% पुनर्वास पैकेज एक्स्ट्रा दिया जाए और 50,000 रुपये लमसम दिया जाए। साथ ही धारा 42 में ये भी प्रावधान है कि यदि वो जिस एरिया में रहते हैं और वहाँ जो फायदे आरक्षण के उनको मिल रहे थे वो आरक्षण के फायदे जहाँ उनको बसाया जा रहा उस क्षेत्र में भी उपलब्ध होंगे। तो धारा 41 और 42 अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रावधान करती है। साथियों, जैसा मैंने बताया था पार्ट 2 में कि प्रशासक जो है पुनर्वास प्रशासक के द्वारा एक स्कीम बनाई जाती है। पुनर्वास प्रशासक कौन होगा? समुचित सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कलेक्ट्रेट की जो भूअर्जन शाखा है उसके प्रभारी अधिकारी को पुनर्वास प्रशासक नियुक्त किया है। तो जो पुनर्वास प्रशासक भूअर्जन शाखा का जो ओआईसी है वो पुनर्वास प्रशासक के रूप में काम करेगा और भूअर्जन के काम के लिए अनुभागीय अधिकारी जो है वो कलेक्टर की कैपेसिटी से काम करेगा। धारा 44 में पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी डिविजनल कमिश्नरों को पुनर्वास आयुक्त के अधिकार दिए गए हैं। साथियों, परियोजना स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए जो प्रोजेक्ट 100 एकड़ या इससे अधिक के हैं उन प्रोजेक्टों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समुचित सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, परियोजना स्तर पर पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति। उस समिति में निम्नानुसार लोगों को रखा गया है: स्त्रियों का एक प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति जनजाति का एक प्रतिनिधि, एनजीओ का एक प्रतिनिधि, राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक प्रतिनिधि, भूअर्जन अधिकारी, ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नाम निर्दिष्ट अधिकारी, जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नाम निर्दिष्ट अधिकारी, अधिग्रहण एजेंसी का एक प्रतिनिधि और पुनर्वास प्रशासक जो है उसका सदस्य संयोजक। तो इस प्रकार से धारा 45 में जो है परियोजना लेवल पर एक कमेटी बनाई गई है जो पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की मॉनिटरिंग करेगी। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भूमि अर्जन में विशेष प्रावधान हैं, जैसे कि ग्राम सभा की सहमति, पुनर्वास पैकेज और उन्हें आरक्षण के लाभ मिलते हैं। साथियों, धारा 51 से लेकर के धारा 64 तक रेफरेंस की व्यवस्था की गई है। जो अनुभागीय अधिकारी ने मुआवजा तय किया संपत्ति और जमीन का, यदि उस मुआवजे से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है और उसको लगता है कि ये सही तय नहीं हुआ है तो उसको चैलेंज करने के लिए प्राधिकरण की व्यवस्था है। प्राधिकरण में कौन होगा, इसके प्रावधान धारा 51 में कहे गए हैं कि ये प्राधिकरण समुचित सरकार द्वारा प्राधिकरण बनाया जाएगा। प्राधिकरण एक सदस्यीय होगा और उसकी योग्यता जिला न्यायाधीश या 7 वर्ष से अधिक अवधि का विधि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होगा और इसकी नियुक्ति जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से समुचित सरकार मतलब राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश में जिला न्यायाधीश को जो है वो प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया है और सदस्य एकल सदस्य। यहाँ पर जिला न्यायाधीश में जिले का जिला न्यायाधीश तो है ही, उसके साथ ही साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी शामिल है। तो जितने सामान्य भाषा में एडीजे जो होते हैं वो सारे एडीजे और डीजे ये वो प्राधिकरण के रूप में यहाँ काम करते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को मुआवजा स्वीकार्य नहीं है तो धारा 64 के तहत
वो व्यक्ति कलेक्टर को आवेदन देगा। कलेक्टर का मतलब अनुविभागीय अधिकारी जिसने अवार्ड बनाया, एक एप्लीकेशन देगा कि मेरा केस जो है प्राधिकरण को भेज दिया जाए। ऐसा आवेदन अवार्ड पारित होने के 6 सप्ताह के भीतर भीतर दिया जाएगा यदि वो व्यक्ति कलेक्टर की कार्रवाई में उपस्थित रहा, और जो आदमी उपस्थित नहीं था वो 6 माह के भीतर, टाइम लिमिट है 6 सप्ताह और 6 माह की। जो उपस्थित था उसके लिए 6 सप्ताह और जो उपस्थित नहीं रहा उसके लिए 6 माह के भीतर वो आवेदन दे सकता है। जैसे ही कलेक्टर के पास मतलब अनुविभागीय अधिकारी के पास ये आवेदन आता है तो पूरी की पूरी फाइल वो जो है प्राधिकरण को 1 माह के भीतर भेज देगा, और प्राधिकरण जो है वो सुनवाई करके धारा 69 में ये तय कर देगा कि इस व्यक्ति का सही मुआवजा क्या बनना चाहिए। प्राधिकरण को लगता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बनाया गया मुआवजा सही है तो उसे ही स्थिर रखेगा, और उसको लगता है कि कोई त्रुटि हुई और कम बना तो वो मुआवजे को बढ़ा भी सकता है। और जब धारा 69 के तहत मुआवजा बढ़ाया जाता है तो बढ़ी हुई राशि पर कब्जा लेने की तारीख से 9% प्रथम वर्ष के लिए और फर्दर ईयर के लिए 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। ये व्यवस्था धारा 69 में की गई है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि अगर कोई व्यक्ति मुआवजे से असंतुष्ट है तो वह उसे चैलेंज कर सकता है और प्राधिकरण के माध्यम से मुआवजे की समीक्षा की जाएगी। धारा 73 में एक प्रावधान और किया गया कि किसी गांव का कोई एक अवार्ड बना और उस गांव का केवल एक व्यक्ति जो है वो रेफरेंस में गया, और उस एक व्यक्ति का यदि मुआवजा बढ़ गया तो उस गांव के जो शेष व्यक्ति हैं वो भी चाहें, उनने रेफरेंस में आवेदन नहीं दिया था किंतु किसी एक व्यक्ति का रेफरेंस में पैसा बढ़ गया, तो शेष व्यक्ति भी चाहें तो रेफरेंस में जो राशि बढ़ी उसके दिनांक से 3 माह के भीतर भीतर कलेक्टर को आवेदन देंगे कि साहब जैसा इस एक व्यक्ति का पैसा बढ़ा वैसा उसी पैरामीटर पे हमारा भी बढ़ाया जाए। तो कलेक्टर जो है सुनवाई करके उन अन्य व्यक्तियों का भी जो है वो पैसा बढ़ा सकता है। यहाँ कलेक्टर का मतलब जिसने अवार्ड पारित किया था वो अनुविभागीय अधिकारी है। अब यदि कोई व्यक्ति रेफरेंस से भी असंतुष्ट है, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के द्वारा जो रेफरेंस में निर्णय दिया उससे भी कोई असंतुष्ट है, या तो एजेंसी असंतुष्ट हो सकती है या कोई व्यक्ति, तो 60 दिन के भीतर भीतर एक विंडो उच्च न्यायालय में दी गई है कि वो अपील कर सकता है, और उच्च न्यायालय के लिए निर्देश है लॉ में कि वो 6 माह में ऐसे प्रकरणों का निराकरण करेगा। मतलब यहाँ उच्च न्यायालय के लिए भी टाइम लिमिट दी गई है इस कानून में, हर चीज़ की टाइम लिमिट है, हाई कोर्ट तक के लिए भी, ताकि समय पे काम हो सके। साथियों, धारा 76 में एक प्रावधान किया गया है कि जो अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा राशि तय की जाती है यदि उसके बंटवारे के संबंध में कोई विवाद है तो ऐसे विवाद का निराकरण जो है वो प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। मुआवजे के विभाजन के संबंध में एक व्यक्ति का नाम था, मकान भाई के नाम है, कुआं दूसरे भाई के नाम है, का हैसियत है उसकी, लेकिन व्यक्ति का नाम एक ही है, एक ही के नाम से कुएं का भी बन गया, मकान का भी बन गया और ज़मीन का भी, और यदि उनमें कोई विभाजन के बारे में कोई विवाद है तो फिर ऐसा मामला धारा 76 के तहत प्राधिकरण को रेफरेंस होगा और प्राधिकरण उसको डिसाइड करेगा। धारा 77 में प्रावधान किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी अर्थात कलेक्टर द्वारा पैसा तय करने के बाद, अवार्ड बनाने के बाद उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति पैसा नहीं लेना चाहता है या विवाद की स्थिति है तो धारा 77 में एक विंडो दी गई है कि विवाद की स्थिति होने या न लेने की स्थिति में वो राशि जो है वो प्राधिकरण में जमा कर दी जाएगी। धारा 80 में साथियों एक और प्रावधान किया गया है कि अवार्ड बन जाने के बाद नियत समय में राशि का भुगतान करना है, जैसा हमने धारा 38 में समझा। किंतु यदि किन्हीं कारणों से समय पर राशि का भुगतान नहीं हुआ है और कब्जा ले लिया तो कब्जा लेने के दिनांक से राशि के भुगतान तक
9% वार्षिक ब्याज पहले वर्ष के लिए और 1 वर्ष के पश्चात 15% की दर से वार्षिक ब्याज की राशि भी दी जाएगी। डिले पेमेंट, धारा 80 वो डिले पेमेंट के बारे में प्रावधान करती है कि डिले हो गया भुगतान में तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, फर्स्ट ईयर 9% और फर्दर ईयर 15%। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि यदि किसी व्यक्ति का मुआवजा बढ़ता है तो उसी गांव के बाकी लोग भी आवेदन करके अपनी राशि बढ़वा सकते हैं। साथियों, धारा 93 और 94 एक स्पेशल प्रावधान जैसा है कि यदि धारा 11 की कार्रवाई की, धारा 19 की कार्रवाई की और सरकार को लगे कि अब जमीन का कब्जा नहीं लेना है तो सरकार कभी भी, अवार्ड भी बन गया, कार्रवाइयाँ भी हो गई, लेकिन सरकार को लगता है कि ज़मीन की आवश्यकता नहीं है तो वो कभी भी विड्रॉ हो सकती है बिफोर टेकिंग पोजीशन। धारा 93 ये कहती है कि यदि ज़मीन का कब्जा नहीं लिया है तो और लगता है कि अब इस ज़मीन की आवश्यकता नहीं है तो 93 के तहत सरकार विड्रॉ करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा ही धारा 94 में एक और प्रावधान किया गया है कि धारा 11 और 19 में जितनी ज़मीन लेने के नोटिफिकेशन हुए, किसी व्यक्ति की मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन लेने का नोटिफिकेशन हुआ और लगता है कि 0.1 एकड़ और चाहिए और नोटिफिकेशन 11 और 19 के नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में 1 एकड़ के साथ ही 0.1 एकड़ ज़मीन भी ली जा सकती है बिना धारा 11 और 19 का नोटिफिकेशन किए उस व्यक्ति की सुनवाई करके, और 1 एकड़ के साथ 1.1 एकड़ का भी अवार्ड बनाया जा सकता है धारा 11 और 19 की अधिसूचना बिना निकाले 0.1 एकड़ के लिए। तो दोनों तरह के प्रावधान है, धारा 93 में छोड़ने का है और धारा 94 में लेने का है। साथियों, एक और प्रावधान किया गया है और वो ये प्रावधान है कि जितना मुआवजा बनता है इस मुआवजे पर कोई आयकर नहीं लगेगा और कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। आयकर से किसी आदमी का 1 करोड़ बने, 2 करोड़ बने, 3 करोड़ बने, जितना भी कंपनसेशन बना वो सारा कंपनसेशन जो है वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। और यदि मकान के लिए ज़मीन दी या कोई ज़मीन आवंटित की तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगी। धारा 96 में ये प्रावधान है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि सरकार को अगर लगता है कि भूमि की जरूरत नहीं है तो वह कब्जा लेने से पहले जमीन वापस ले सकती है और मुआवजे पर कोई आयकर या स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी।